नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच मामले में बिना किसी शिकायत के भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत करेगा और व्यक्तियों से जुड़ी रियल टाइम खुफिया सूचना प्रदान करेगा। पराली जलाने पर जुर्माने की अधिसूचना जारी की जा रही है और 5 अरब देशों तथा ईरान सहित 19 देश ब्रिक्स समूह में शामिल हो सकते हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया है। NMIS 2021-22 भारत में विनिर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया गया था। ये मूल्यांकन सर्वेक्षण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से कराया है। यूनिडो को 1966 में स्थापित किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका गठन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया था। भारत यूनिडो के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस सर्वेक्षण के 2 विशिष्ट घटक हैं। पहला घटक है फर्म स्तर का सर्वेक्षण। इसके तहत नवाचार की प्रक्रिया, वित्त तक पहुंच, संसाधन और नवाचार के लिए सूचना से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया था। इसके अलावा फर्म स्तरीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग भारत विनिर्माण नवाचार सूचकांक तैयार करने के लिए किया गया था। इसमें 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। नवाचार सर्वेक्षण की क्षेत्रक प्रणाली की बात करें तो इसके तहत 5 चयनित क्षेत्रकों के माध्यम से फर्म और गैर फर्म अभिकर्ताओं को लक्षित किया गया था। ये क्षेत्रक हैं खाद्य एवं पेय, वस्त्र, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। भारत विनिर्माण नवाचार सूचकांक यानी इमी के मुख्य निष्कर्षों की अगर बात करें तो भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का समग्र इमी स्कोर 28.17 है। NMII यानी कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सूचकांक स्कोर के मामले में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और तेलंगाना तथा तमिलनाडु का स्थान है। निम्न स्कोर वाले राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें असम को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे पूर्वोत्तर का निम्न स्कोर है विनिर्माण में। और इनके बाद बिहार, असम और झारखंड का स्थान आता है। दरअसल नवाचार में जो मुख्य बाधाएं हैं वो हैं भारतीय उद्योगों की 4.0 प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की कमी, कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नवाचार रणनीति मौजूद नहीं है। इसके अलावा नवाचार के लिए ज्यादा लागत आती है और सीमित मात्रा में वित्तीय स्रोत उपलब्ध हैं। इस सर्वेक्षण में कई प्रमुख सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि विनिर्माण नवाचार रणनीति के रूप में मेक इन इंडिया के लिए नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्री कॉम्पिटिटिव सहयोगात्मक उद्योग केंद्रित अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करना चाहिए। प्री कॉम्पिटिटिव सहयोग में समान उद्योग के भीतर संचालित 2 या 2 से ज्यादा कंपनियां किसी साझी समस्या का समाधान करने के लिए एक साथ आती हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच मामले में बिना किसी शिकायत के भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश के दायरे को 3 राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से विस्तारित करते हुए अन्य सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे हेट स्पीच की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करें। न्यायालय ने औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही ये भी कहा कि इस आदेश के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। इसे अभिव्यक्ति के किसी भी रूप के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। इनमें चित्र, कार्टून, वस्तु, इशारा और प्रतीक शामिल हैं। हेट स्पीच को ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। भारतीय विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर नस्ल, निर्जातीयता, लिंग, लैंगिक रुझान, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट स्पीच कहा जाता है। विधि आयोग ने विशेष रूप से हेट स्पीच को आपराधिक बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता में 2 नई धाराओं 153C और 505A को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल हेट स्पीच के लिए और भी कई कानून हैं, जैसे कि IPC 1860 की अलग अलग धाराएं हैं
जिसमें कि 153A, 153B और 298 ऐसे भाषण या शब्दों के खिलाफ दंडात्मक उपबंध करती हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं या राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगली खबर है एससीओ से संबंधित। शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। एससीओ बैठक के दौरान सदस्य राष्ट्रों ने सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा की। इनमें आतंकवाद को उसके सभी रूपों में समाप्त करना, सुभेद्य समूहों की रक्षा करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। भारत ने सिक्योर की अवधारणा की व्याख्या प्रस्तुत की है। इस अवधारणा को 2018 में चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। यह अवधारणा क्षेत्र के बहुआयामी कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सिक्योर की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो एस का मतलब है सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स यानी नागरिकों की सुरक्षा। ई का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल यानी सभी के लिए आर्थिक विकास। सी का मतलब है क्षेत्र को जोड़ना यानी कनेक्टिंग द रीजन। यू का मतलब है लोगों को एकजुट करना यानी यूनाइटिंग द पीपल। आर का मतलब है संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना यानी रिस्पेक्ट फॉर सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी। और ई का मतलब है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरणीय संरक्षण। भारत के रक्षा मंत्री ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक में अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर भी चर्चा की। INSTC 7200 किलोमीटर लंबी एक मल्टी मोड परिवहन परियोजना है। इसका उद्देश्य मध्य एशिया और ईरान से होते हुए भारत और रूस के बीच वस्तुओं की आवाजाही को बढ़ावा देना है। ये भारत और ईरान के अलावा अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया तथा यूरोप से होकर गुजरेगी। शंघाई सहयोग संगठन की अगर हम बात करें तो इसका सचिवालय बीजिंग, चीन में है। इसे 2001 में शंघाई में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। एससीओ का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच पारस्परिक विश्वास और अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा राजनीति, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति आदि में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके 9 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। 3 पर्यवेक्षक सदस्य हैं, जिसमें अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस शामिल हैं। और 7 वार्ताकार भागीदार देश हैं, जो है आर्मेनिया, कंबोडिया, श्रीलंका, अजरबैजान, नेपाल और तुर्की। आपको बता दें कि राष्ट्र प्रमुखों की परिषद सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसने एक क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की भी स्थापना की है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत करेगा और व्यक्तियों से जुड़ी रियल टाइम खुफिया सूचना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डेटा का उपयोग करने के लिए नेट ग्रिड डेटा एनालिटिक्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल और वेब आधारित एप्लीकेशन को एकीकृत करेगा। इसका उद्देश्य प्राधिकृत केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को खुफिया और कानून प्रवर्तन के समाधान प्रदान करना है। ये हवाई अड्डों, बैंकों, पासपोर्ट, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, कॉर्पोरेट विवरण और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्र करेगा। नेटग्रिड गृह मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। ये मुख्य सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को आपस में जोड़ने वाला एकीकृत खुफिया ग्रिड है। इसकी स्थापना का प्रस्ताव 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद किया गया था। इस प्रस्ताव को 2010 में स्वीकार कर लिया गया था। यह आतंकवादियों, आर्थिक अपराधों और इसी तरह की अन्य घटनाओं पर सूचना के सहज तरीके से आदान प्रदान एवं सुरक्षित डेटाबेस तैयार करने पर केंद्रित है। नेटग्रिड रियल टाइम डेटा के आधार पर संदिग्धों पर नजर रखने में मदद करता है। साथ ही आव्रजन, बैंकिंग, व्यक्तिगत करदाताओं, हवाई और ट्रेन यात्राओं संबंधी खुफिया सूचनाएं प्राप्त करने में भी सहायता करता है। नेटग्रिड डेटाबेस सीबीआई, ईडी, आईबी, डीआरआई, एनआईए आदि सहित प्रमुख संघीय एजेंसियों के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि नेटग्रिड का निजता के संभावित उल्लंघन और गोपनीयता व्यक्तिगत डेटा के उजागर होने की आशंका की वजह से विरोध किया जाता रहा है। और आइए बात करते हैं वायु प्रदूषण और कृषि से संबंधित मुद्दे की। तो पराली जलाने पर अब जुर्माने की अधिसूचना जारी की जा रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 10 एकड़ से अधिक जोत के लिए 2500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए, 7500 रुपए और 15000 रुपए तक का जुर्माना निर्धारित करने का प्रस्ताव कर रहा है। पराली जलाने पर जुर्माना लगाने के व्यापक परिणाम हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि अभी भी एक बड़े कृषि क्षेत्र में धान की खेती की जा रही है और फसल अवशेषों का उपयोग अभी भी सोच के अनुरूप नहीं हो पा रहा है।
पराली जलाना खेतों से कृषि अपशिष्ट को हटाने की एक प्रथा है। इसके तहत धान, गेहूं आदि अनाजों की कटाई के बाद खेतों में छोड़ दी गई पराली को जलाकर खेतों को बुआई के अगले चक्र के लिए तैयार किया जाता है। इसमें प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जैसे कि पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, मीथेन और पार्टिकुलेट मैटर जिसमें कि PM10 और PM2.5 उत्सर्जित होते हैं। पराली जलाने के कई कारण हैं। दरअसल किसान कंबाइन हार्वेस्टर जैसे कम श्रम गहन तरीकों का उपयोग करते हैं। इसमें धान की पराली अवशेष के रूप में खेतों में रह जाती है। धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच मात्र 10 दिन का सीमित समय रहता है और इस तरह से किसान खेतों को जल्दी साफ करने के लिए अक्सर पराली जलाना शुरू कर देते हैं। पराली जलाने से रोकने के लिए कई पहलें भी की गई, जैसे कि फसल अवशेषों के स्वस्थानीय प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति घोषित की गई है। 5 अरब देशों और ईरान सहित 19 देश ब्रिक्स समूह में शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, मिस्र, बहरीन और ईरान सहित 19 देशों ने उभरते बाजार समूह ब्रिक्स में शामिल होने में अभिरुचि व्यक्त की है। वर्तमान में ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2028 तक ब्रिक्स समूह द्वारा 35% वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रिक्स देश अपनी स्वयं की नई मुद्रा प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ये विडॉलरीकरण यानी डी डॉलराइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल डी डॉलराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश आरक्षित मुद्रा विनिमय के माध्यम और यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करता है। यानी कि जिस तरीके से अभी डॉलर का वर्चस्व है पूरे वैश्विक मार्केट में, डॉलर के उस वर्चस्व को कम करने के लिए या फिर कहें कि काउंटर करने के लिए नई मुद्रा विकसित करना। इसमें आर्थिक लेन देन के रूप में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक नीतियों के मिश्रण शामिल हैं। भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ व्यापार चीन सहित प्रमुख बाजारों में भारत के लिए अवसर सृजित करेगा। ब्रिक्स जैसे गैर पश्चिमी समूह में भागीदारी पश्चिम के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को संतुलित करती है। ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन के दौरान ब्रिक यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में औपचारिक रूप से की गई थी और इसके गठन के 4 साल बाद यानी 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। ब्रिक्स 3 प्रमुख स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करता है और ये 3 स्तंभ हैं: राजनीति और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान प्रदान। इसका उद्देश्य है शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना और एक अधिक न्याय संगत और निष्पक्ष विश्व की स्थापना करना। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स देश विश्व की आबादी के 41%, सकल घरेलू उत्पाद के 24% और विश्व व्यापार के 16% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना की है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एशिया इनिशिएटिव। भारत ने एशिया इनिशिएटिव की बैठक को संबोधित करते हुए कर चोरी रोकने की आवश्यकता पर बल दिया है। एशिया इनिशिएटिव कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के विनिमय पर वैश्विक मंच की एक पहल है। एशिया इनिशिएटिव को बाली घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ये संपूर्ण एशिया में कर पारदर्शिता मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। भारत सहित 17 सदस्य इसके सदस्य हैं। अगला टॉपिक है बसरा लाइट क्रूड ऑयल। ये दक्षिणी इराक में अल बसरा ऑयल टर्मिनल और खोर अल अमाया ऑयल टर्मिनल से निकाला गया कच्चा तेल है। बसरा लाइट एक मध्यम ग्रेविटी, लो टोटल एसिड नंबर यानी टैन और उच्च सल्फर कंटेंट वाला तेल है। इंटरबैंक कॉल मनी रेट। इंटरबैंक कॉल मनी रेट भारतीय रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर की ऊपरी सीमा को पार कर गया है। इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट एक अल्पकालिक मुद्रा बाजार है। ये बड़े वित्तीय संस्थानों को इंटरबैंक दरों पर धन उधार लेने और उधार देने की अनुमति देता है। कॉल मनी मार्केट में ऋण की अवधि बहुत कम होती है। ये अवधि आमतौर पर 1 सप्ताह से ज्यादा की नहीं होती है। कॉल मनी मार्केट ऋण का इस्तेमाल अक्सर बैंकों की आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट में ऋणों का लेन देन लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट यानी लिबोर के आधार पर किया जाता है। वाटर फिक्सचर के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली। केंद्र विद्युत उपकरणों की रेटिंग के समान वाटर फिक्सचर्स के लिए भी एक स्टार रेटिंग प्रणाली लाने की प्रक्रिया में है। वाटर फिक्सचर्स के लिए प्रस्तावित स्टार रेटिंग प्रणाली उपभोक्ताओं को
सैनिटरी उपकरण खरीदते समय उन्हें सही निर्णय लेने में सशक्त बनाने में मदद करेगी। नई रेटिंग प्रणाली में जल दक्षता के आधार पर 3, 4 और 5 स्टार वाले वाटर फिक्सचर्स होंगे। ये रेटिंग भारत टैप नामक एक अम्ब्रेला पहल के अधीन होगी। भारत टैप एक सहयोगी प्रयास है। इसे अमृत 2.0 के तहत जल दक्षता लाने के लिए तैयार किया गया था। प्रोजेक्ट 15B। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तीसरे स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक पोत इम्फाल का पहला समुद्री परीक्षण किया गया। प्रोजेक्ट 15B प्रोजेक्ट 15A का ही अनुवर्ती प्रोजेक्ट है। इसे 2011 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 4 निर्देशित स्वदेशी स्टील्थ मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 15B पोत 163 मीटर लंबे और 17 मीटर चौड़े होते हैं। पूरी तरह लोड होने पर इनकी जल विस्थापन क्षमता 7400 टन होती है। इनकी अधिकतम गति 30 समुद्री मील है। ये पोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इन पोतों में कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां हैं, जैसे मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल्स, स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर्स और 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट। और अब बात करते हैं सन हैलो की। ये मौसमी परिघटना है। भारत के उत्तरी भाग में आकाश में सूर्य के चारों ओर एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई। इसे सन हैलो या फिर सूर्य प्रभा मंडल कहा जाता है। ये एक प्रकाश संबंधी परिघटना है। ये तब घटित होती है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में विशिष्ट षटकोणीय आकार के हिम क्रिस्टल से गुजरते हुए अपवर्तित होता है। षटकोणीय हिम क्रिस्टल पक्षाभ मेघों में पाए जाते हैं। ये पतले और बिखरे हुए मेघ होते हैं। इसके कारण ही सूर्य के चारों ओर एक प्रकाशमय वलय या फिर प्रभा मंडल बनता है। इसकी त्रिज्या लगभग 22 डिग्री होती है, इसलिए इसे 22 डिग्री हैलो भी कहा जाता है। ये बहुरंगी होता है और सूर्य को ढकने वाले इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है। ब्लू होल। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर चेटुमल खाड़ी में खोजा गया है। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल दक्षिण चीन सागर में स्थित ड्रैगन होल है। ब्लू होल तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये समुद्र के भीतर लंबवत गुफा या फिर सिंक होल के रूप में होता है। ये जैव विविधता से युक्त होता है। इसमें कई पादप और जीव प्रजातियां जैसे कि प्रवाल, समुद्री कछुए और शार्क आदि पाई जाती हैं। ब्लू होल दुनिया भर के तटीय कास्ट प्लेटफॉर्म्स पर पाए जाते हैं। माना जाता है कि लगभग 11,000 साल पहले उत्तरवर्ती हिमयुग के दौरान चूना पत्थर की स्थलाकृतियों के क्षरण की वजह से इनका निर्माण हुआ था। जंतर मंतर वेधशाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि जंतर मंतर वेधशाला के संरक्षण और परिरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जयसिंह ने 1724 में करवाया था। जयसिंह ने जयपुर के अलावा उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था। इसमें विशेष संरचना वाली कई इमारतें शामिल हैं। इन संरचनाओं का विशिष्ट कार्य खगोलीय मापन करना है। इसका निर्माण खगोलीय तालिकाओं को संकलित करने और सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गतियों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। छम नृत्य। यूथ 20 के प्रतिनिधियों ने लद्दाख के लेह में हेमिस मठ का दौरा किया और वहां प्रसिद्ध छम नृत्य देखा। लद्दाख में अवस्थित अन्य महत्वपूर्ण मठ हैं अलची मठ, फुकताल मठ, थिक्से मठ और लामा यूरू मठ। छम नृत्य बुरी शक्तियों को समाप्त करने का कार्य माना जाता है। ये पूरे लद्दाख में विशेष अवसरों पर किए जाने वाला एक नृत्य है। इसमें कलाकार मुखौटा और विशेष वेशभूषा पहनते हैं। ये नृत्य हिमालय में विशेष रूप से उन स्थानों पर प्रचलित है जहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ था। ये स्थान मुख्यतः भारत के लद्दाख, धर्मशाला, लाहौल घाटी आदि में है। इसके अलावा भूटान और तिब्बत में भी है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। राजा रवि वर्मा। इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था और 2 अक्टूबर 1906 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। राजा रवि वर्मा की 175वीं जयंती के अवसर पर केरल के किलीमानूर पैलेस में उनकी अधूरी कृतियों का अनावरण किया जाएगा। वे एक भारतीय चित्रकार थे जिनका जन्म केरल में हुआ था। इन्हें यूरोपीय यथार्थवादी ऐतिहासिक चित्रकला शैली के साथ हिंदू पौराणिक विषय वस्तु को मिश्रित करने के लिए जाना जाता है। राजा रवि वर्मा पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने तैलीय रंगों यानी ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया था। ये रंग ब्रिटिश द्वारा भारत लाए गए थे। इनकी पेंटिंग हंस दमयंती ने 1873 में वियना प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार जीता था। इसमें महाभारत काल के राजा नल और दमयंती की कहानी को दर्शाया गया है। इनकी अन्य प्रमुख पेंटिंग्स में बाल संवार रही नायर महिला की पेंटिंग शामिल है।
वर्ष 1904 में भारत सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। वे कला को सामाजिक सुधार का साधन मानते थे। राजा रवि वर्मा अपनी कला का महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक साधन के रूप में उपयोग करते थे। राजा रवि वर्मा के व्यक्तित्व के प्रमुख गुण थे करुणा और सत्यनिष्ठा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।